नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे सच को थ्रू साथनकुलम केस चार्जशीट। वेलकम टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक ऐसे केस की चार्जशीट को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, द साथनकुलम कस्टोडियल डेथ केस। ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि ये लॉ, एविडेंस की पावर और अकाउंटेबिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो सच का पता कैसे लगता है? इसका जवाब अक्सर एक बहुत ही क्रूशल लीगल डॉक्यूमेंट में छिपा होता है, द चार्जशीट। और आज हम आपसे पेज बाय पेज आसान भाषा में यही डिस्कस करेंगे कि सीबीआई ने अपना केस कैसे बिल्ड किया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स केस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 की पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। हम शुरू करेंगे इंसानी कहानी से, फिर लीगल चार्जेस को डिकोड करेंगे, उसके बाद हम सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करेंगे, क्रिटिकल एविडेंस को एनालाइज करेंगे और आखिर में आगे होने वाली कोर्ट बैटल पर नजर डालेंगे। तो चलिए लॉ में डीप डाइव करने से पहले उस इंसानी कहानी को समझते हैं जो इस केस के सेंटर में है। आखिर साथनकुलम में हुआ क्या था, जैसा कि चार्जशीट में लिखा है। कहानी शुरू होती है 19 जून 2020 की शाम से। पुलिस पी जयराज को उनकी दुकान से उठा ले जाती है। उनका बेटा जे बेनिक्स उनके पीछे पुलिस स्टेशन जाता है। चार्जशीट के मुताबिक उस रात बाप और बेटे दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। अगले दिन उन्हें एक मेडिकल ऑफिसर के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें फिट फॉर रिमांड डिक्लेयर किया और उन्हें कोविलपत्ती सब जेल भेज दिया गया। सोचने वाली बात है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर 22 जून को बेनिक्स की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है और उसके ठीक अगले दिन 23 जून की सुबह उनके पिता जयराज भी दम तोड़ देते हैं। सिर्फ 4 दिन में एक छोटी सी घटना 2 मौतों में बदल गई। तो सवाल उठता है कि पुलिस के अगेंस्ट आखिर चार्जेस क्या लगे हैं। चलिए अब टाइमलाइन से हटकर लीगल फ्रेमवर्क को देखते हैं और इंडियन पीनल कोड के उन सेक्शंस को तोड़कर समझते हैं जो इस केस में अप्लाई किए गए हैं। सबसे सीरियस चार्ज है आईपीसी सेक्शन 302 यानी मर्डर, जानबूझकर किसी की जान लेना। लेकिन अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, इसके साथ लगा है सेक्शन 120B यानी क्रिमिनल कंस्पिरेसी। ये बहुत क्रूशल डिटेल है। इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह रहा कि ये गुस्से में अचानक हो गया, बल्कि उनका कहना है कि ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी। इसके अलावा सेक्शन 201 है सबूत मिटाने के लिए और सेक्शन 342 है गलत तरीके से हिरासत में रखने के लिए। ये सारे चार्जेस मिलकर एक बहुत ही संगीन तस्वीर पेश करते हैं। तो सीबीआई इतने सीरियस चार्जेस तक पहुंची कैसे? आइए उनके इन्वेस्टिगेशन ट्रेल को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये केस कैसे बिल्ड किया गया। देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन आप जानते हैं एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। सीबीआई ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन को ही सीन ऑफ क्राइम डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने वहां की दीवारों और लाठियों से खून के सैंपल कलेक्ट किए। फिर उन्होंने इंपॉर्टेंट विटनेसेस के बयान रिकॉर्ड करना शुरू किया, जो दूसरे कैदी थे, मेडिकल स्टाफ और जयराज बेनिक्स की फैमिली। सारे फिजिकल एविडेंस को सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL लैब में फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया। और आखिर में हर डॉक्यूमेंट को FIR से लेकर मेडिकल रिपोर्ट्स और जेल रजिस्टर्स तक बारीकी से जांचा गया। बेसिकली वो पजल के हर टुकड़े को जोड़ रहे थे। अब आते हैं केस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द एविडेंस। आखिर सीबीआई के पास कोर्ट में पेश करने के लिए क्या सबूत हैं? ये स्लाइड दोस्तों प्रोसिक्यूशन केस की साइंटिफिक बैकबोन है, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि पुलिस स्टेशन की दीवारों और एक लाठी पर जो खून के धब्बे मिले, उनका DNA जयराज और बेनिक्स की DNA से मैच करता है। यही है इस केस का क्रूशल पॉइंट। ये एक रिपोर्ट विक्टिम्स, अलेज्ड हथियार और लोकेशन तीनों को सीधा सीधा साइंटिफिकली जोड़ती है। अब DNA रिपोर्ट के अलावा भी दूसरे एविडेंस हैं जो केस को और मजबूत बनाते हैं। इसे हम कहते हैं corroborating एविडेंस, यानी वो सबूत जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेल के दूसरे कैदियों ने गवाही दी कि उन्होंने जयराज और बेनिक्स को गंभीर चोटों के साथ देखा था। फिर आती है मेडिकल एविडेंस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि मौत की वजह मल्टीपल ब्लंट इंजरीज थीं। एक विक्टिम के शरीर पर तो 18 अलग अलग चोटें पाई गईं। चार्जशीट में यह भी आरोप है कि एक कवर अप की कोशिश हुई, जिसमें विक्टिम्स के खिलाफ झूठी FIR लिखी गई और स्टेशन से खून के धब्बे साफ करने की कोशिश की गई।
मर्डर के चार्ज को ठीक से समझने के लिए हमें एक की लीगल कॉन्सेप्ट को देखना होगा। जो भी लॉ स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं या कोई भी जो लॉ में इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट है मेंस रिया, यानी द गिल्टी माइंड। देखिए, मर्डर जैसे सीरियस क्राइम में प्रोसिक्यूशन को सिर्फ फिजिकल एक्ट, जिसे हम एक्टिस रियस कहते हैं, वो प्रूफ नहीं करना होता है। उन्हें मेंटल स्टेट यानी नियत या गलत काम करने की नॉलेज, जिसे हम मेंस रिया कहते हैं, वो भी प्रूफ करना पड़ता है। और यहाँ पर चार्जशीट की लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। उसमें बार बार ये लाइन लिखी है कि अक्यूज ने ये जानते हुए काम किया कि उनकी दी हुई इंजरीज मौत का कारण बन सकती है। यही प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट है मेंस रिया साबित करने के लिए। वो कह रहे हैं कि अक्यूज जानते थे कि उनके एक्शंस जानलेवा हो सकते हैं। तो चार्जशीट फाइल हो चुकी है, सबूत सामने रख दिए गए हैं। अब स्टेज सेट है एक जोरदार कोर्टरूम बैटल के लिए। चलिए एनालाइज करते हैं कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित करना होगा। उनका मेन गोल होगा ये साबित करना कि ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी, और वो छोटों के नेचर को यूज करेंगे मार डालने की नीयत को प्रूव करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस क्या आर्ग्यू कर सकता है? वो शायद कहेंगे कि ये प्लान नहीं था, सबने अपने अपने लेवल पे काम किया। वो इंटेंट टू किल को चैलेंज करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो फोरेंसिक एविडेंस की चेन ऑफ कस्टडी पर सवाल उठा सकते हैं कि एविडेंस ठीक से कलेक्ट या हैंडल नहीं किया गया। ये एक क्लासिक डिफेंस स्ट्रैटेजी है। तो इस पूरी चार्जशीट को एनालाइज करने के बाद की टेकअवेज क्या हैं? हमने क्या समझा? सिंपल शब्दों में कहें तो चार्जिंग शीट एक सिस्टमैटिक टॉर्चर की कहानी बताती है, जिसे साइंटिफिक एविडेंस जैसे कि डीएनए रिपोर्ट्स और विटनेसेस का सपोर्ट है, और जिसके बाद क्राइम को छुपाने की कोशिश की गई। यही वो नैरेटिव है जिसे अब प्रोसिक्यूशन को कोर्ट में साबित करना होगा। आखिर में ये केस हमारे सामने कुछ बड़े सवाल छोड़ जाता है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के बारे में ये क्या सिखाता है? ऐसे केसेस में फोरेंसिक एविडेंस कितना ज़रूरी है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, पब्लिक और पुलिस के बीच के ट्रस्ट यानी विश्वास पर इसका क्या असर पड़ता है? फैसला जो भी हो, ये सवाल हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। उम्मीद है कि इस डिटेल्ड ब्रेकडाउन से आपको इस केस की लीगल कम्प्लेक्सिटीज को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ऐसे लीगल केस स्टडीज पसंद है तो गंगा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगला कौन सा केस ऐसी ही डिटेल में समझना चाहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।